Hello students, today we are going to study some more interesting phenomenons, interesting some basic facts that I have already told you in my previous lectures. आज हम देखेंगे कुछ बहुत ही रोचक तथ्य जिनके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोस में बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन उसको थ्योरेटिकली हमने प्रूफ नहीं किया है। जिसमें पहली बात ये थी कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू है वो 1 से कम नहीं हो सकती, 1 के इक्वल होगी या 1 से ज्यादा होगी। तो ऐसा क्यों है? मतलब आज हम ये जानेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू 1 से कम क्यों नहीं हो सकती है, 1 ही हो सकती है या 1 से ज्यादा हो सकती है। कंडक्टर के केस में K की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, कैसे होती है, क्या होती है, उस बात पर चर्चा करेंगे। दूसरा, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको पोलराइजेशन के बारे में बताया था कि जब हमको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देंगे किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, जो एयर या वैक्यूम स्पेस है उसको रिप्लेस करके एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट कर लेता है। कैसे करता है इस बारे में लास्ट लेक्चर में जो भी हमारी लेक्चर सीरीज है कैपेसिटेंस की, उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा। ठीक। दूसरा जो सवाल ये उठता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर में रिड्यूस क्यों हुई, इस बारे में हम आज फोकस करेंगे। तो पहले हम पहले वाले सवाल पे चलते हैं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, इसका क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। इस केस में हम न्यूमेरिकली एक वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं, और दूसरा इस बात का भी जवाब पाएंगे हम कि जो इंड्यूस्ड चार्जेस होते हैं उनकी डेंसिटी फ्री चार्ज की डेंसिटी से हमेशा कम होती है। इस स्टेटमेंट को आप ऐसे समझिए कि ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लस चार्ज की प्लेट है, फिर हम दूसरे कंडक्टिंग मटेरियल को लाए, इंडक्शन इफेक्ट की वजह से इस पर एक माइनस चार्ज आ गया। सिग्मा हमने इसकी चार्ज डेंसिटी ले ली, सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरियल चार्ज डेंसिटी। क्यों? जब 2 डायमेंशनल बॉडी होती है तो हम एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो लेते हैं वो सरफेस लेते हैं। लाइन के लिए लाइन चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिफरेंट सरफेसेस, वो मैंने भी उस पर भी वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ सकते हैं। तो हमने कहा यहाँ जो चार्जेस दिए हैं पर यूनिट एरिया, वो डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। प्लस चार्जेस के लिए ये सिग्मा। फिर जब ये माइनस चार्ज इंट्रोड्यूस हो गए तो उनकी चार्ज डेंसिटी हो गई एरियल चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। पहले एयर थी, फिर हमने एयर जब थी, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये अभी इसको आप भूल जाइए कि ये ऐसी कोई चीज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ थी, जो पहले ओरिजिनली प्रेजेंट थी, EO जिसको कहते हैं, वो प्लस से माइनस की ओर। फिर हमने जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया, इंडक्शन इफेक्ट की वजह से इसमें भाई इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में मॉलिक्यूल्स होंगे, उनमें एटम्स होंगे, और एटम्स में प्लस माइनस रहे होंगे। तो वो क्या करेगा, ये इस पर एक फोर्स लगा के उन प्लस माइनस को फील्ड की डायरेक्शन में क्या करेगा, पोलराइज कर देगा। यही पोलराइजेशन है मॉलिक्यूल्स का। तो यहां पर इंड्यूस इफेक्ट की वजह से ये इंड्यूस चार्जेस आ गए माइनस प्लस के सामने, और इस माइनस के सामने इधर प्लस आ गए। यानी इस बाउंड्री पे माइनस चार्जेस, इस बाउंड्री पे प्लस चार्जेस। और ये चार्जेस इंड्यूस हुए हैं कब, जब आपने इन प्लेट्स के बीच में इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा है। इसलिए हम कहते हैं ये इंड्यूस चार्जेस हैं, और इनकी चार्ज डेंसिटी के साथ हमने I लगा दिया। I स्टैंड्स फॉर इंड्यूस्ड। तो यहां माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि हमने प्रीवियसली भी माइनस के लिए माइनस ले लिया था, प्लस के लिए प्लस रखा था। ऑब्वियस था, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। ये माइनस सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसको माइनस सिग्मा I स्टैंड फॉर इंड्यूस। प्लस के लिए अगेन I, ठीक है, प्लस के लिए अगेन सिग्मा, यहां प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गई, E0 माइनस EI, E0 माइनस EI। अब ये फील्ड रिड्यूस कर रहा है, कैसे कर रहा है
क्योंकि यहाँ पर पोलराइजेशन हो रहा है। पोलराइजेशन का मतलब क्या है, जो एटम्स हैं उनमें जो भी अरेंजमेंट है वो फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर रहे हैं। अगर यहाँ पर 5 चार्जेस ओरिजिनेट होते हैं, इंड्यूस होते हैं, तो कितने चार्जेस का पोलराइजेशन होता है इस प्लेट की वजह से? 5 का। 10 होते तो 10 का होता, 20 होते तो 20 का होता। कहने का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू इंड्यूस्ड चार्जेस से हमेशा ज्यादा ही रहेगी। मतलब फ्री चार्ज डेंसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। वो हम देखेंगे, वही हम प्रूफ करने जा रहे हैं। और के की वैल्यू क्यों 1 के बराबर होती है या 1 से ज्यादा होती है। तो अभी हमने ये जाना कि जो नेट फील्ड होगी जब हम डाइलेक्ट्रिक रख देंगे वो हो जाएगी E0 माइनस EI, क्योंकि ये इसके अपोजिट है। दूसरा, एक रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं K, जिसको जब हम डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो K टाइम्स लेस हो जाती है। तो आपको ये रिलेशन पता ही है पहले से, जिन्हें नहीं पता वो प्रीवियस लेक्चर्स देखें। तो यहां से K की वैल्यू हो जाती E0 अपॉन E। तो रिलेटिव परमिटिविटी की जिनको डेफिनेशन लिखनी है या समझना चाहते हैं वो ये समझ सकते हैं, इट इज जस्ट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एब्सेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, मतलब जब वहां पर एयर या वैक्यूम थी, और फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो एक रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट है, वो यहां से गवर्न हो जाता है। अब हम चलते हैं इस बात पर फोकस करने, जो सिग्मा की वैल्यू है ये हमेशा सिग्मा आई से ज्यादा रहेगी, ये प्रूफ करने, और के की वैल्यू 1 के इक्वल होगी या इससे बड़ी होगी। ठीक है, तो इस बात पर हम फोकस करते हुए चलते हैं आगे, अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हैं। तो हम बेसिक डेफिनेशन यहीं से लेते हैं कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो ओरिजिनली प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट थी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E0 माइनस EI। और हम पहले से ये जानते हैं जो न्यू फील्ड होगी वो ओरिजिनली प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से K टाइम्स कम हो जाएगी डाइलेक्ट्रिक के रखने पर। दूसरा, जब 2 चार्ज प्लेट्स होती हैं तो उनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, वो बीच में एग्जिस्ट करती है और वो आती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। बाहर भी 0 होती है, इधर भी 0 होती है, केवल इन बिटवीन द चार्ज प्लेट्स एग्जिस्ट करती है। ठीक है, वो पॉजिटिव नेगेटिव लिया है, क्या लिया है, लेकिन ये बात इररिस्पेक्टिव है। अभी हम केवल ये याद रखते हैं कि 2 चार्ज प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। अब आपके पास एक वैल्यू है इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, हम यहां पर वैल्यू रखते हैं। E की वैल्यू हमारे पास क्या है, E0 बाई के, यहां रख देते हैं E की जगह पर। E0 ही रखा, EI ही रखा। ठीक है, अब E0 अपॉन के, अगर E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है तो ओरिजिनली भी E ओरिजिनल की बात हम कर रहे हैं, ओरिजिनली भी सिग्मा ही माना है, और जो परमिटिविटी है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन नॉट हो गई। तो ये यहां पर हम वैल्यू रख सकते हैं E0 की जगह पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, के पहले से प्रेजेंट था। ऐसे ही E0 की वैल्यू फिर से यहां पर रखें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। EI क्या है, इंड्यूस्ड, तो अगर E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है उसी बेसिस पे EI क्या लिख सकते हैं, सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से अगर सिग्मा आई की वैल्यू आप निकालें तो ये हो जाएगा K माइनस 1 अपॉन के। आई थिंक आई एम राइट, K माइनस 1 अपॉन के इंटू एक सिग्मा और बचा। ये रिलेशन आपको यहां से मिलेगी जब आप रीअरेंज करेंगे इसको। ठीक है, अब यहां से देखिए K की वैल्यू जाहिर है 1 से ज्यादा ही होगी, 1 से कम नहीं हो सकती या 1 के इक्वल हो सकती है, वरना मैथमेटिकली इस टर्म को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर हम कह दें, इस बात को प्रूफ करें कि जो सिग्मा आई है उसकी वैल्यू सिग्मा से
कम होती है, यानी इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी इज लेस देन फ्री चार्ज डेंसिटी। कैसे? सपोज करिए हमने कोई ऐसा डाइलेक्ट्रिक रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 3 था, तो K = 3 वैल्यू रखिए आप इस फार्मूले में, तो सिग्मा आई की वैल्यू हो जाएगी 3 - 1 अपॉन 3 इंटू सिग्मा। 3 - 1 2/3। कहने का मतलब क्या है, जो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी है वो फ्री चार्ज डेंसिटी की 2/3 है। इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा आई इज ऑलवेज लेस देन सिग्मा, यानी इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी इज ऑलवेज लेस देन द फ्री चार्ज डेंसिटी। ये बात अब हमारे पास क्लियर हो गई। अब सवाल ये उठा कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक रखे ही ना, हटा दें, तब क्या होगा? जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, इन दैट केस K की वैल्यू कितनी लेते हैं हम? 1। तो जब K की वैल्यू यहां 1 ले लोगे, इन केस व्हेन देयर इज नो एनी डाइलेक्ट्रिक, अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो ना सिग्मा आई होगा माइनस का, ना सिग्मा आई होगा प्लस का। कहने का मतलब जब डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं तो इंड्यूस्ड चार्जेस भी नहीं होंगे, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी भी नहीं होगी, और वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। तो वो मैथमेटिकली कैसे आएगा? तब हम उस K की वैल्यू लेते हैं 1। K की वैल्यू यहां 1 रखो, 1 - 1 0, 0 अपॉन समथिंग 0, तो सिग्मा आई क्या हो गया? तब क्या हो जाएगा? सिग्मा आई की वैल्यू 0, यानी कोई भी इंडक्शन नहीं हो रहा इन केस व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट। अब हम केस ले लेते हैं कि अगर डाइलेक्ट्रिक को रिप्लेस करके कंडक्टर रख दें, देयर इज ए कंडक्टर, और कंडक्टर के केस में मैं पहले भी बता चुका हूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी लेते हैं? इन्फिनिटी। अगर और दूसरा ये भी आप जानते हैं कि कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये इन्फिनिटी हो रहा है K, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसको अप्रोच करनी चाहिए? 0 को, इन केस ऑफ कंडक्टर। ठीक, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 को अप्रोच कर रही है, ये E अगर 0 हो रहा है, इसका मतलब ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें लगाया अगर ये E0 किसके इक्वल हो जाएगा? EI के। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जितना पहले चार्ज डेंसिटी है, फ्री चार्ज डेंसिटी, इट विल बी इक्वल टू द इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। इस बात का क्या मतलब है? जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे। तभी तो चार्ज न्यूट्रलिटी के केस में E की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो कंडक्टर के केस में K कहां अप्रोच कर जाएगा? इन्फिनिटी को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। वो मैथमेटिकली यहां से प्रूफ हो जाता है। तो इस बात का हमें एक रिजल्ट मिल गया कि जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखेंगे तो जो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी होगी, इट विल बी ऑलवेज लेस देन द फ्री चार्ज डेंसिटी। कहा? चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेट। इसको एरियल चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। दूसरा, हमने ये जाना कि K की वैल्यू या तो 1 हो सकती है मिनिमम से मिनिमम, या इससे ज्यादा होगी। क्यों होगी? ये मैथमेटिकली हमने प्रूफ कर दिया। अब बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की। अब हमने एक लास्ट लेक्चर में भी एक स्टेटमेंट दिया था कि जो पोलराइजेशन है, कहने का मतलब क्या है कि ये जो इंडक्शन हो रहा है चार्जेस का, जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। यानी E जितना ज्यादा बढ़ाते चले जाएंगे, जो भी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे, तो P की वैल्यू, पोलराइजेशन स्टैंड्स फॉर P मतलब पोलराइजेशन, तो उस P की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक, यानी E बढ़ाएंगे उतना ज्यादा चार्जेस इंड्यूस होंगे, उतना ज्यादा वो फील्ड में पोलराइज करेंगे अपने आप को, फील्ड की डायरेक्शन में पोलराइज करेंगे। तो इस बात को हम मैथमेटिकली कैसे समझें? जो हम ये स्टेटमेंट कह रहे हैं कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स का पोलराइजेशन। ठीक, तो अब हम बात करने वाले हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। ठीक, तो अब हमने क्या कहा, इसी रिलेशन के हिसाब से चलते हैं सिग्मा के टर्म्स में,
ऐसे ही जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नेट चार्ज डेंसिटी होगी वो सिग्मा माइनस सिग्मा पी ले लेंगे। पी क्यों ले लेंगे अभी मैं बताता हूं। देखिए हम ये कह रहे हैं कि जितनी पी जो है, पी मीन्स पोलराइजेशन, इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ओरिजिनली प्रेजेंट। इफ इट इज इंक्रीज्ड देन द अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन विल आल्सो इंक्रीज। तो हमने कहा ये सिग्मा है, और जब हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया, पोलराइज हो गया, तब हमने चार्ज डेंसिटी ले ली सिग्मा पी। अभी ये सब भूल जाते हैं, अभी केवल इतना याद रखिए कि पहले क्या था, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी, और जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा तो पोलराइजेशन हो गया प्लस माइनस का, तब जो चार्ज डेंसिटी हो गई वो सिग्मा पी हो गई। पहले सिग्मा थी, अब हो गई सिग्मा पी। तो नेट चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, जाहिर सी बात है ओरिजिनली जो प्रेजेंट थी सिग्मा वो इससे ज्यादा थी, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी हो जाएगी। ये क्या है, नेट चार्ज डेंसिटी। अभी इस बात को याद रखिए, ये हो गया। दूसरा हमने ये कहा कि जो पोलराइजेशन है यानी चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन, ये किसके इक्वल होगा, पी के। पोलराइजेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे, पोलराइजेशन की डायरेक्शन क्या होगी, -2 प्लस, मतलब फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को पोलराइज कर लेंगे। ठीक, ये देखिए हमने कहा जितनी ज्यादा फील्ड उतना ज्यादा पोलराइजेशन। फील्ड ज्यादा होने का मतलब क्या है, जितने ज्यादा चार्ज। चार्ज का मतलब क्या है, जितने ज्यादा इस प्लेट पर चार्जेस हैं। इस प्लेट के चार्जेस को हम कह रहे हैं चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। तो जितने ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोलराइजेशन, वो पोलराइजेशन की डेंसिटी हमने सिग्मा पी ले ली। यानी सिग्मा पी किस बात पे डिपेंड कर रही है, ई पर, और जब ई बढ़ा तो सिग्मा पी बढ़ा, पी बढ़ा तो पोलराइजेशन बढ़ा। तो हमने सिग्मा पी को हमने पी लिख दिया। अब P क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि हमें इसकी डायरेक्शन पता है कि ये चार्जेस इस फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर रहे हैं। ठीक, अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो चार्ज डेंसिटी है ड्यू टू पोलराइजेशन या एरियल चार्ज डेंसिटी क्या है, वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है। कहने का मतलब ये स्केलर है और ये वेक्टर है। ये पोलराइजेशन है या पोलराइजेशन डेंसिटी भी बोल देते हैं। पोलराइजेशन डेंसिटी मतलब जो एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का जो पोलराइजेशन हो रहा है फील्ड में पर यूनिट वॉल्यूम, वो रिप्रेजेंट करते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी या पोलराइजेशन वेक्टर पी से। अब ये वेक्टर है, ये स्केलर है, तो किसी भी वेक्टर को स्केलर के बराबर तो लिख नहीं सकते, डायमेंशनली ये इनकरेक्ट हो गया। तो इस वेक्टर को इस स्केलर के बराबर करने का क्या तरीका है, एक तरीका है अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें, किसी वेक्टर का किसी और के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, और के साथ मतलब वेक्टर के साथ ही वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो वो चीज बन जाएगी स्केलर। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लें, तो हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे यूनिट वेक्टर के साथ। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। ठीक, और उस यूनिट वेक्टर को हम कह देते हैं n। n स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या है, देखिए इधर पोलराइजेशन की डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर। ठीक, तो नॉर्मल ये डायरेक्शन है पोलराइजेशन की। नॉर्मल किसके, इस प्लेट के, इस सरफेस के, ये एन कैप है। कहने का मतलब क्या है, प्लेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट लेंथ अगर चले, प्लेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर यूनिट लेंथ चले तो P और N का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, सिग्मा P के। समझ रहे हैं ना, ये पोलराइजेशन हो गया। ठीक, यानी यूनिट लेंथ कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन, देन दिस वेक्टर इज नोन एज यूनिट वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो सिग्मा P को अब हम लिख सकते हैं P डॉट एन कैप। एन कैप क्या है, यूनिट
वेक्टर। ठीक, अब हमारे पास एक रिलेशन आ गई सिग्मा पी इक्वल टू पी डॉट एन कैप। दूसरा हम एक चीज और भी जानते हैं, ई की डायरेक्शन, ई का फार्मूला चार्ज डेंसिटी के साथ होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब जो हमने यहां पर छोड़ दिया था, पहले जब डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा था तो पोलराइजेशन नहीं हुआ, चार्ज डेंसिटी इतनी थी, फिर डाइलेक्ट्रिक रख दिया, पोलराइजेशन हो गया, उसकी चार्ज डेंसिटी इतनी थी, तो जो नेट चार्ज डेंसिटी बची वो सिग्मा माइनस सिग्मा पी हो गई। ठीक, अब चार्ज डेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करने का फार्मूला कौन सा है? अगर चार्ज डेंसिटी को हम डिवाइड कर दें परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जहां भी वो रखा है, एप्सिलॉन नॉट से, तो जो क्वांटिटी बन जाएगी वो क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये जो ऊपर फार्मूला हमने लिख के छोड़ा है, इसको डिवाइड कर दें, अब मैं ये मिटा रहा हूं, इसको अगर डिवाइड कर दें एप्सिलॉन नॉट से, तो जो चीज बनेगी वो ई बन जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि आप मैग्नीट्यूड भी जानते हैं, डायरेक्शन भी जानते हैं, प्लस से माइनस की ओर। अब फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो गई हमारे पास, क्या कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर को वेक्टर के इक्वल तो लिख नहीं सकते, तो अगेन वी विल टेक क्या, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? एक यूनिट वेक्टर एन कैप के साथ। ठीक, तो हमारे पास जो वैल्यू हो गई वो हो गई सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई डॉट एन। और अभी अभी हमने सिग्मा पी की वैल्यू क्या निकाली थी? पी डॉट एन कैप। तो हम सिग्मा पी की वैल्यू रख दें यहां पे। हमने क्या निकाला था? पी डॉट एन कैप अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ई डॉट एन कैप। तो ये हमारा डायमेंशनली करेक्ट हो गया फार्मूला। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम सिग्मा की वैल्यू यहां से निकालने का प्रयास करते हैं। चलिए हम सिग्मा की वैल्यू यहां से निकालने का प्रयास करते हैं। सिग्मा की वैल्यू निकालने का यहां से प्रयास करें, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई डॉट एन कैप और प्लस पी डॉट एन कैप। अब एन कैप जो है हमने ले लिया कॉमन, तो ये हमारे पास क्या बच गया? ये रिलेशन आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। हमने जब रिप्लेस किया, इसको रीअरेंज किया, यहां से एन कैप कॉमन कर लिया, ये क्वांटिटी जो ब्रैकेट में, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। इसको हम डी से डिनोट करते हैं और वो अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है डी डॉट एन कैप। फिर से समझिए, इस क्वांटिटी को मैथमेटिक्स के साथ एनालॉजी करते हुए हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट। इट इज ए वेक्टर, देयरफॉर कॉमनली नोन एज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्यों आ गया? देखिए इस बात को समझिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहां रिप्लेसमेंट से समझिए। जब तक हमारे पास डाइलेक्ट्रिक नहीं था, वी वर रिलेटिंग द चार्ज विद द फील्ड, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा फील्ड। लेकिन जैसे ही आपने उस स्पेस को हटा के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया, तो ई की बात ना करके फिर हम डी की बात करेंगे। ई विल बी रिप्लेस्ड बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब सवाल है डिस्प्लेसमेंट किसका? डिस्प्लेसमेंट उस फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक, वो अब गवर्न होगा इस क्वांटिटी से। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि यहां पर डाइलेक्ट्रिक रखने पर मॉलिक्यूल्स का पोलराइजेशन हो रहा था, तो पोलराइजेशन होने की वजह से उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस करके अब हम इस टर्म में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि डी कंटेन क्या करता है? पोलराइजेशन। ई अलोन इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को डिफाइन नहीं कर पा रहा था मैथमेटिकली, तो हमने देखा जब पी आया ई के साथ, उसको डिफाइन कौन करता है? इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देयरफॉर अब अगर हम चार्ज को रिलेट करना चाहते हैं पोलराइजेशन के साथ, वी मस्ट एनकाउंटर दिस क्वांटिटी विच इज नोन एज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, D इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं, ये जो हमने शुरू में स्टेटमेंट दिया
कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा पोलराइजेशन, यानी P जो है कहीं ना कहीं E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हम लेक्चर की बिगिनिंग से कहते आए हैं। तो क्या इस निष्कर्ष पर अभी हम निकल सकते हैं? अभी हम नहीं निकल सकते हैं। तो इस निष्कर्ष पर हम निकलने का प्रयास करने जा रहे हैं। चलिए करते हैं। कैसे करते हैं? चलिए इसको मिटा देता हूं मैं। अब हमारे पास एक रिलेशन है, मैं लिख देता हूं वीडियो पॉज करके, टाइम बच लेते हैं डी और ई का। डी की वैल्यू क्या थी? सिग्मा इंटू एन। डी की वैल्यू सीधे सीधे हम कह देते हैं सिग्मा है, यूनिट वेक्टर अभी छोड़ देते हैं, तो हम डी बाई ई ले रहे हैं। अभी ये सब यूनिट वेक्टर और वेक्टर छोड़ देते हैं, तो डी की वैल्यू हो गई सिग्मा के इक्वल। सिग्मा हो गया, ई की वैल्यू ये निकाली थी हमने, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, ये हो जाएगा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा पी। इस पूरी क्वांटिटी को हमने एक कांस्टेंट के यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिख दिया। ये हो गया के एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से जो डी की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट के इंटू ई। अब वेक्टर लगा लेते हैं, अब ज्यादा स्पेसिफिकली डिफाइन कर देंगे। तो डी की वैल्यू हमारे पास एप्सिलॉन नॉट के ई हो गई। हम क्यों ये करना चाह रहे हैं? हम ये बताना चाह रहे हैं पोलराइजेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के किस तरीके से प्रोपोर्शनेट में है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो पोलराइजेशन बढ़ेगा। ठीक, तो डी की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन नॉट के ई। अब यहां से क्या करते हैं हम? डी की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ई। अब हम क्या कर लेते हैं? पी की वैल्यू निकाल लेते हैं। पी की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? हम फिर से यहां से चलते हैं, हमारे पास डी है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। ठीक, हम P के साथ रिलेट करना चाहते हैं। P की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? देखिए P हो जाएगा हमारे पास D माइनस एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, और D की वैल्यू क्या आई है अभी अभी? एप्सिलॉन नॉट K इंटू ई। ये वैल्यू हमने रख दी एप्सिलॉन नॉट E, हमें E कॉमन मिल जाएगा, यहाँ एप्सिलॉन नॉट K, एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन मिल जाएगा। सॉरी, हम यहाँ एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं के माइनस 1 इंटू ई। अब इस पूरी क्वांटिटी को देखिए, इस पूरे रिलेशन में एप्सिलॉन नॉट मीडियम का कांस्टेंट, परमिटिविटी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, 1 इज ए न्यूमेरिक नंबर, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये सारे तो कांस्टेंट हो गए। वेरिएबल चीज क्या है हमारे पास? ई, यही तो है, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। ठीक है, तो यानी P जो है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब? जब डाइलेक्ट्रिक हम रख देंगे, यहाँ ये नॉट हटा दे रहे हैं, जब हम डाइलेक्ट्रिक रख देंगे तब जो पोलराइजेशन हो रहा है वो डिपेंड करेगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उस समय। ठीक, तो ये बात हमारी स्टेटमेंट से यहाँ प्रूफ हो गई कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी पोलराइजेशन बढ़ जाएगा। ठीक, तो दो बातों के जवाब आपको मिल गए कि पोलराइजेशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। दूसरा, K की वैल्यू 1 से कम क्यों नहीं हो सकती, K की वैल्यू कंडक्टर के केस में क्या होती है, और जो इफेक्ट हैं वो क्या क्या होते हैं। यहाँ पर K ये यहीं से आया जो हमने पहले प्रूफ किया था, सिग्मा माइनस सिग्मा आई से, आई वो आई को P से ही रिप्लेस किया, वहीं से ये आ जाएगा। तो ये एक वेल नोन रिलेशन है, इसकी जगह पे हमने K रखा है। थोड़ा सा कठिन है, बोरिंग है, हो सकता है लेक्चर सुनते समय आपको बोरियत आए, इसलिए बहुत लोग इसको पढ़ाते नहीं है। किताबों में भी बहुत डिटेल में मिलेगा नहीं आपको, बट फिर भी पढ़िए। जो लोग नीट और जेईई की प्रिपरेशन करेंगे उन्हें इस सब की जरूरत पड़ेगी। कॉन्सेप्ट के थ्रू जाइए, जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखे वो प्लीज उन्हें देखें, तभी चीजें बेहतर समझ में आएंगी। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, अपने आसपास के जो नेचर है उसमें कंट्रीब्यूट करिए, प्लांटेशन करिए, नेचर को प्रिजर्व करने की कोशिश करिए, और अपने स्ट्रेस को बस्ट करने के लिए एक ऐसी हॉबी बनाइए जो आपको नेचर से रिलेट करती हो। गार्डनिंग करिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।